Hello students, today we start our new chapter, chapter 6, thermodynamics, ऊष्मा गतिकी। तो पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं कि what is thermodynamic. We are interested in chemical reactions and the energy changes accompanying them. For this we need to know certain thermodynamic terms and these are discussed इन दिस चैप्टर। तो हमारी उत्सुकता रासायनिक अभिक्रिया एवं उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को जानने की होती है। इसके लिए हमें ऊष्मा गतिकी के कुछ शब्दों को, कुछ टर्म्स को समझना होगा। तो पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ऊष्मा गतिकी जो है उसमें ऊर्जा परिवर्तन का अभ्यास किया जाता है। ये भी एक रसायन विज्ञान की ब्रांच है जिसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ताप, दाब और सबके साथ में किस तरह से परिवर्तित होता है वो इसमें अभ्यास किया जाता है। तो सबसे पहले हम टर्म की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहली टर्म आती है सिस्टम। सिस्टम यानी कि निकाय, हिंदी में उसको बोलते हैं हम निकाय। दूसरी की बात करें हम तो अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स इज नॉन एज सराउंडिंग। तो हम इस ब्रह्मांड के उस भाग से है ऊष्मागतिकी का जो निकाय शब्द है, तो उस भाग से वो संबंधित है कि जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं या तो प्रयोग किया जाता है, और जो शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है, परिवेश यानी सराउंडिंग। तो हम ब्रह्मांड का वो एक हिस्सा यदि लेते हैं और इसका हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, सिस्टम यानी निकाय। और इसके आसपास का जो भाग होता है बाहर का उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। तो ये दो शब्द हमें समझ में आए हैं। इसको हम बोलते हैं परिवेश, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सराउंडिंग को परिवेश, और इसको हम क्या कहते हैं, निकाय। तो निकाय यानी कि सिस्टम क्या चीज़ है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिस भाग का, ब्रह्मांड के उस भाग का हम अभ्यास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यानी कि निकाय। तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि यूनिवर्स जो है हमारा, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, तो ब्रह्मांड क्या है, वो निकाय और परिवेश का योग होता है। ये क्लियर हो गया। तो निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। तो निकाय में जो परिवर्तन होता है वो यहीं तक संबंधित रहता है। तो निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड यानी दोनों, अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम में कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे ब्रह्मांड के बाकी चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द सराउंडिंग्स आर दैट पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतरक्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। तब संपूर्ण ब्रह्मांड तो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन यहाँ से ब्रह्मांड के जिस भाग में सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, परिवेश का वही भाग इसमें काउंट किया जाता है। तो इसमें हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं। यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थ ए और बी की अभिक्रिया का अध्ययन करें तो बीकर जिसमें मिश्रण है ए और बी वो क्या होगा, निकाय होगा, और उसका बाहर का भाग यानी कमरा जो है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, परिवेश। तो बीकर में
मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया है A+B, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? सिस्टम। और ये जो कमरा है जहाँ पे इस बिकर को रखा गया है वो मेरे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग। तो ये चीज़ हमारी एक एग्जाम्पल से क्लियर हो गई है। अब हम आगे की स्टेप पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। यानी कि निकाय के प्रकार। अब निकाय के प्रकार की हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला ओपन सिस्टम, दैट मीन्स खुला निकाय। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि बंद निकाय। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि विलगित निकाय। तो ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं तीनों सिस्टमों को अलग अलग डिस्कस करके देखते हैं। तो खुले निकाय में क्या होता है? तो in an open system there is exchange of energy and matter between system and surroundings. The presence of reactants in an open beaker is an example of an open system. Here the boundary is an imaginary surface enclosed the beaker and reactants. तो अब यहाँ पे हम एक बीकर लें और खुले बीकर में कोई भी पदार्थ ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य। तो जैसे कि मैंने इसको लिया और इसको मैं गर्म रख दूं, बर्नर से इसको गर्म करूं। तो यहाँ मैंने जैसे पानी लिया, तो पानी क्या होगा? बॉईल होगा। बॉईल होकर के इस बाहर ये क्या है? ये है सराउंडिंग, और सिस्टम क्या है? ये बीकर मेरा। तो इसमें से पानी की भाप इवोपरेट होकर के बाहर जाएगी। साथ ही मेरी जो एनर्जी है, यानी कि मैटर भी बाहर गया और धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है वो भी इस सराउंडिंग के साथ में क्या बाहर हो जाए, सराउंडिंग में चली जाती है। यानी कि खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य दोनों निकाय और परिवेश में क्या होता है? विनिमय होता है। यानी कि यहाँ से चीजें सारी कहाँ जा रही है? परिवेश में, यानी कि सराउंडिंग में जाती है। जैसे कि मैंने बीकर लिया तो इसमें दिखाई दे रहा है कि पानी धीरे धीरे उड़ करके उसकी भाप कहाँ चली जाती है? परिवेश में, और यहाँ से पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ऊर्जा और द्रव्य दोनों का यहाँ पे क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी प्लस मैटर, यानी कि द्रव्य, इन दोनों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। अब हम देखते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि बीकर तो मैंने लिया है, पानी गर्म रख दिया है इसमें, लेकिन मैं इसके ऊपर कवर कर दूं, ढाक दूं इसको, तो क्या होगा यहाँ पे? इन एन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। तो हाउ कैन एनर्जी इज एक्सचेंजेबल? तो हम देखते हैं कि पानी को मैंने गर्म रखा है यहाँ पे, तो क्या होगा? पानी की भाप बनेगी और वो वापस ठंडी होकर के कहाँ जाएगी? नीचे कंटेनर में, यानी कि बीकर में। यानी कि मैटर यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे से भाप क्या होती जाती है? बाहर निकलती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है हमारी, मात्र एनर्जी का ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा जब क्लोज रहता है कोई भी निकाय, तो उसमें हमारा पदार्थ होता है जो उसका एक्सचेंज नहीं होता है। अब हम हमारा तीसरा सिस्टम डिस्कस करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पे हमारा
निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। The presence of reactant in a thermos flask or any other closed insulated vessel is an example of an isolated system. तो जो हमारा इस विलगित निकाय होता है उसमें क्या होता है, ना तो ऊर्जा या द्रव्यमान दोनों में से किसी का भी निकाय और परिवेश यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है थर्मोस फ्लास्क। तो जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है, उस थर्मस फ्लास्क में हम कोई भी चीज़ भर देते हैं जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह, तो क्या होता है उसमें से ना तो वो कई समय तक गर्म ही रहती है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती है, ना ही उसका टेम्परेचर कम होता है। इट मीन्स कि कोई एनर्जी या मैटर दोनों का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। सो द थर्मस फ्लास्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यानी विलगित निकाय का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो होता है हमारा थर्मस फ्लास्क। तो अब द स्टेट ऑफ सिस्टम, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं द स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी कि निकाय की अवस्था। तो किसी भी उष्मागति की निकाय का हम वर्णन करें तो दाब, आयतन, ताप और निकाय के संघटक को निर्देशित करके किया जाता है। तो हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो उसको हम काय से दर्शाते हैं, तो प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T और उसका कंपोजिशन यानी संगठन, इसके द्वारा उसको दर्शाया जाता है। तो द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशंस बाय स्पेसिफिंग इन क्वांटिटेटिव ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा as well as composition also. We need to describe the system by specifying it before and after the change. You would recall from your physics course that the state of a system in mechanics is completely specified at a given instant of time by the position and velocity of each mass point of the system. तो हम इसकी बात करें तो निकाय को वर्णित करने के लिए इन गुणों का परिवर्तन किसी भी शुरुआत में यानी पूर्व में और बाद में क्या है। तो भौतिक शास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि यांत्रिकी में किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण पर उसकी स्थिति और वेग के आधार पर होती है, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी क्षण पर उसकी स्थिति यानी कि उसका वेग और उसकी पोजीशन क्या होगी ये उसके आधार पर की जाती है। ये चीज़ हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं, यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में किसी भी बिंदु पर उसकी पोजीशन डेल्टा x और डेल्टा p उसका संवेग का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं आगे पढ़ाए हुए चैप्टर्स में। तो ऊष्मागतिकी की अवस्था का एक अलग और सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। इसके प्रत्येक कण की गति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं और हम निकाय की अवस्था को उसके अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो हम सिर्फ स्पेसिफाई क्या करेंगे, स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो उसकी पूर्व और आखिरी अवस्था क्या है, उसकी उस अवस्था को देख करके हम उनको स्पेसिफाई करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, अवस्था
फलन, अवस्था फलन, इट मीन्स उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। तो ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापने योग्य गुणों द्वारा किया जाता है। तो मापने योग्य प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो होती है P, V और T। तो ये हमारे लिए क्या हो गए हैं? स्टेट फंक्शन। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नोन एज स्टेट फंक्शंस। क्यों? कि इसका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उसको प्राप्त करने के तरीके पर। यानी निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर डिपेंड कौन करता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वो किस तरह से जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से ये हमारे हो गए अवस्था फलन। तो अब अवस्था फलन की बात करें तो उसमें सबसे पहली हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा, वो भी एक क्या है? स्टेट फंक्शन। वो भी एक अवस्था फलन है। तो इस अवस्था फलन की बात हम करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो when we talk about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy of the system. It may be chemical, electrical, mechanical or any other type of energy. We may think of the sum of all this is the energy of the system. In thermodynamics we call it the internal energy. तो internal energy क्या होती है? तो उसको हम डिस्कस करें तो जब हम रासायनिक निकायों की चर्चा करते हैं, यानी रासायनिक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है। तो उस सिस्टम में या तो ऊर्जा बाहर निकलती है या तो प्रवेश करती है। तो हम ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो, जो कि उस निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को दर्शाता हो। तो वह ऊर्जा जो रासायनिक, विद्युत, यांत्रिकी ऊर्जा हो सकती है, और इन सभी का योग करें हम, यानी उस सिस्टम में निहित यानी कि उसमें होने वाली संपूर्ण ऊर्जा, वो कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, उन सभी ऊर्जाओं का हम क्या करते हैं? सम करें, यानी कि योग करें। तो वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल यू के द्वारा दर्शाते हैं। तो अब यह परिवर्तित होती है जबकि ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब आते हैं? इस फैक्टर को हम देखते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो या तो ऊष्मा का निकाय यानी सिस्टम में प्रवेश हो या वो बाहर निकलती हो, यानी कि ऊर्जा उस सिस्टम में प्रवेश करती हो या तो बाहर निकलती हो। तो टोटल ऊर्जा में क्या आएगा? उसका फर्क आएगा। दूसरा, निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया गया हो। तो निकाय के ऊपर हम कोई कार्य करें, वर्क, या निकाय किसी चीज के ऊपर वर्क करे, तो भी इसके इंटरनल एनर्जी में क्या होता है? फर्क होता है। और निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास हो, तो यदि हम इस निकाय में कोई नया पदार्थ डालें या तो इसमें से बाहर निकाल लें, तो इस तरह से हम चेंजेस यदि करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो यानी कि व्हेन हीट पासेस इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम, यदि हम हीट को पास करें इस सिस्टम में या तो बाहर निकालें, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और डन बाय द सिस्टम, तो उसके इंटरनल एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। यदि इस निकाय के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर हम कोई वर्क करें तो इसकी एनर्जी चेंज होगी, या इसके द्वारा कोई वर्क किया जाए।
मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, इसमें हम कोई पदार्थ अलग से मिलाए तो इस इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, या इस निकाय से कोई सब्सटेंस लीव कर जाए, मैटर लीव कर जाए तो सिस्टम में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में फर्क आता है। दिस सिस्टम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज वी ऑलरेडी स्टडीड। तो अब हम इसमें जो कार्य में जो फर्क आता है इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का हम जांच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं, वर्क। तो वर्क क्या है, यानी कि कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य करने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन क्या होंगे। तो ऐसा एक निकाय लेते हैं जिसमें एक थर्मस फ्लास्क या ऊष्मारोधी बीकर में जल की कुछ मात्रा है। तो हम एक थर्मस ले लेते हैं और इस थर्मस में हमने जल की कुछ मात्रा ली है, वाटर। इसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह नहीं है। तो इसका जो परिवेश है आसपास का वो और इस सिस्टम के बीच में ऊष्मा न तो आदान प्रदान हो रही है, कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक, यानी रुद्धोष्म निकाय कहते हैं। तो रुद्धोष्म निकाय एडियाबैटिक निकाय क्या होता है, तो दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स थ्रू इट्स बाउंड्री एंड वी कॉल दिस सिस्टम इज एडियाबैटिक, यानी कि रुद्धोष्म सिस्टम कहते हैं इसको। द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच ए सिस्टम में बी चेंज विल बी कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस प्रकार के निकाय में जो अवस्था परिवर्तन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय और परिवेश के मध्य कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है। यहाँ पर निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाली दीवार रुद्धोष्म दीवार कहलाई जाती है। तो यहाँ पे किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच there is no transfer of heat between the system and surroundings. Here the wall separating the system and the surroundings is called adiabatic wall. तो ये चीज हमें समझ में आई है कि इसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये जो वॉल होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं निकाय पर कुछ कार्य करके उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यदि माना कि एक निकाय की प्रारंभिक अवस्था A है तो इसका तापमान उस समय क्या होगा, T है, और उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी उस समय, U है। तो at the initial state the substance A have the temperature TA and its internal energy is UM। निकाय की अवस्था को दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसकी अवस्था को, तो पहला प्रकार है कि जब छोटे पेडल से जल को मथ कर हम कार्य करते हैं जिससे निकाय की नई अवस्था B आ जाती है। तो मान लीजिए कि हम इसके ऊपर पेडल से इसको खसकाते हैं, कार्य करते हैं, तो इसकी अवस्था B आ जाती है। तो उस समय का इसका टेम्परेचर होगा TB और उस समय की इंटरनल एनर्जी होगी UB। तो ये देखा गया है कि TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन TA। तो ताप में होने वाला परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। तो माना कि अवस्था B में ऊर्जा क्या थी उस समय, UB। तो ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा UB इज इक्वल टू UB माइनस
यूए होगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद में हम दूसरे प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रकार हमको समझ में आ गया है कि फर्स्ट टाइप से हमने कैसे किया, वी डू सम मैकेनिकल वर्क एंड say 1 kilojoule by rotating a set of small paddles and thereby curing the water. Let the new state with cold be, and at that time the temperature is TB and internal energy is UB, and it is found that TB is greater than TA. So the change of temperature delta T is equal to TB minus TA, and the internal energy change delta U is equal to UB minus UA. And the second way, we now do an equal amount electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature change. We find that the change in temperature is same as in the earlier case, say TB minus TM. तो यदि हम जल में एक इमर्जन रॉड यानी कि निम्नजन छड़ डालकर उतना ही विद्युत कार्य 1 किलो जूल का विद्युत कार्य इसके ऊपर भी करें इलेक्ट्रिक से, तो निकाय में ताप परिवर्तन नोट करें तो हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन TB माइनस TA ही रहेगा। तो ये चीज़ हमारा परिवर्तन कैसे क्या होता है ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए।